दोस्तों, एक तरफ लोग कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी महंगी हो चुकी है, दूसरी तरफ घर बिक ही नहीं रहे। अब अगर आप भी कंफ्यूज हैं कि आखिर सच है क्या, तो थोड़ा शोर छोड़कर सीधे डेटा और ग्राउंड रियलिटी पर आइए, क्योंकि 2025 और 26 का रियल एस्टेट मार्केट दिखने में जितना सिंपल है, अंदर से उतना ही उलझा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं कीमतों की, क्योंकि आज यही हर इंसान का पहला सवाल होता है, घर महंगा हो रहा है या फिर सस्ता। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हाउस प्राइस इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2025 से 26 में पूरे देश में घरों की कीमतों में औसतन सिर्फ 3.6% की बढ़त देखी गई। और अगर आप थोड़ा और डीप में जाएंगे तो पाएंगे कि कुछ क्वार्टर्स में यही ग्रोथ 2.2% तक गिर गई, खासकर बड़े शहर। अब जरा सोचिए कि जहां पहले 8 से 10% की ग्रोथ आम बात थी, वहीं 2 से 3% का मतलब क्या है? साफ है कि मार्केट की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है। लेकिन यहीं से असली ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि कीमतें धीमी जरूर हुई हैं पर गिरी नहीं। यही वो पॉइंट है जहां आम खरीदार सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं डिमांड की, यानी लोग खरीद रहे हैं या फिर नहीं। आपको बताएं कि 2025 के दौरान कई रिपोर्ट्स में ये सामने आया था कि हाउसिंग सेल्स में गिरावट देखने को मिली, खासकर अफोर्डेबल सेगमेंट, जहां ज्यादातर मिडिल क्लास खरीदारी करता है। यानी जो 50 से 80 लाख वाले घर हैं, उनकी डिमांड कमजोर हुई है, लेकिन 1.5 से 3 करोड़ वाले लग्जरी और प्रीमियम होम्स की डिमांड सरप्राइजिंगली मजबूत बनी थी। दोस्तों, रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में लग्जरी हाउसिंग सेगमेंट में मार्केट का बड़ा हिस्सा कैप्चर, जिससे ओवरऑल प्राइसेस पर अपवर्ड प्रेशर बना। अब यहाँ आपको ये समझना होगा कि मार्केट दो हिस्सों में बढ़ चुका है, एक वो जहाँ मिडिल क्लास स्ट्रगल कर रहा है और दूसरा वो जहाँ एफ्लुएंट बायर्स अभी भी एक्टिवली इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यही वजह है कि ओवरऑल डिमांड गिरने के बावजूद एवरेज प्राइसेस नीचे नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरे फैक्टर की, और वो है इन्वेंट्री, यानी अनसोल्ड घर। दोस्तों, कई शहरों में हजारों लाखों फ्लैट्स तैयार हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि यहाँ खरीदार मिल नहीं रहे। ये डेटा कई रियल एस्टेट एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स जैसे प्रॉपटाइगर और एनारॉक की रिपोर्ट्स में सामने आए, जहाँ बताया गया है कि अनसोल्ड इन्वेंट्री यानी बिना बिके घर अभी भी अहम लेवल पर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बिल्डर्स प्राइसेस कम करने के बजाय सप्लाई को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कम कर रहे हैं ताकि मौजूदा इन्वेंट्री का प्रेशर ज्यादा ना बढ़े। इसका सीधा असर ये हुआ कि प्राइसेस आर्टिफिशियली स्टेबल बनी हुई। चलिए अब थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स पर आते हैं, क्योंकि ये हिडन फैक्टर है जो पूरी कहानी बदल देता है। साल 2023 से 25 के दौरान आरबीआई ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट बढ़ाया था, जिससे होम लोन ईएमआई महंगी हो गई। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक हायर इंटरेस्ट रेट्स ने हाउसिंग डिमांड को सीधे इम्पैक्ट किया, खासकर पहली बार जो घर खरीदते हैं उनके लिए। यानी जो लोग पहले घर खरीदने की सोच रहे थे, वो अब वेट एंड वॉच मोड में चले गए। अब एक और दिलचस्प डेटा देखिए। अपस्टॉक के एनालिसिस के मुताबिक 2025 में हाउसिंग प्राइसेस बढ़ी जरूर, लेकिन ट्रांजैक्शन वॉल्यूम्स यानी एक्चुअल डील्स कम थी। और दोस्तों, यही वो सिग्नल है जो बताता है कि मार्केट में लिक्विडिटी कम हो रही है। अब इसे आसान भाषा में समझिए, माल महंगा है लेकिन खरीदार कम है, और यही कंडीशन किसी भी बाजार में स्लो डाउन की पहली निशानी है। अब सवाल ये उठता है कि तो फिर क्रैश क्यों नहीं आ रहा? इसका जवाब है इंडिया का रियल एस्टेट स्ट्रक्चर। दोस्तों, यहाँ बिल्डर्स पैनिक सेलिंग नहीं करते, बैंक्स आसानी से डिस्ट्रेस सेल अलाउ नहीं करते, और जमीन की सप्लाई लिमिटेड है। इसीलिए मार्केट अचानक क्रैश नहीं करता, बल्कि धीरे धीरे एडजस्ट करता है। और इसी वजह से आज जो सिचुएशन है उसे एक्सपर्ट्स सॉफ्ट स्लोडाउन कह रहे हैं, न कि बबल बस्ट। चलिए अब थोड़ा मैक्रो पिक्चर भी देख लेते हैं। इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट साइज तेजी से बढ़ रहा है, और 2026 तक ये $400 बिलियन तक का हो सकता है। यानी लॉन्ग टर्म स्टोरी अभी भी स्ट्रांग है, लेकिन शॉर्ट टर्म में फ्रिक्शन है। अब अगर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो आपको हर शहर में ये पैटर्न दिखेगा। रेडी टू मूव फ्लैट्स ज़्यादा हैं, बायर्स नेगोशिएशन कर रहे हैं, बिल्डर्स फ्रीबीज दे रहे हैं जैसे फ्री पार्किंग, जीएसटी डिस्काउंट वगैरह, लेकिन बेसिक प्राइस ऑफिशियली कम नहीं कर रहे। और यही वो हिडन करेक्शन है जो कि हेडलाइंस में नहीं दिखता। अब एक और बड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। साल 2021 से 2023 में लोगों ने एग्रेसिवली खरीदारी की, क्योंकि उन्हें लगा कि प्राइसेस और बढ़ जाएंगे। लेकिन अब वही बायर्स सतर्क हो चुके हैं, और जब मार्केट में बायर्स सतर्क हो जाए तो डिमांड नेचुरली स्लो हो जाती है। अब इस पूरे चैप्टर का सार अगर एक लाइन में समझना हो तो वो ये है कि मार्केट ऊपर से स्टेबल दिख रहा है, लेकिन अंदर से कमजोर हो रहा है। डिमांड धीमी है, कीमतें रिजिड हैं, और बायर्स कंफ्यूज्ड हैं। और यही कॉम्बिनेशन किसी भी बड़े ट्रेंड चेंज से पहले आता है। दोस्तों, इसीलिए आज की तारीख में जो सिचुएशन है उसे आप क्रैश नहीं कह सकते, लेकिन ये ज़रूर कह सकते हैं कि मार्केट अपनी पुरानी स्पीड हो चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्केट स्लो डाउन में, क्रैश में नहीं।
अब जहां हमने देखा कि मार्केट धीमा जरूर पड़ा है लेकिन गिरा नहीं, वहीं असली सवाल यहीं से शुरू होता है। अगर डिमांड कमजोर है तो फिर 2026 में कीमतें बढ़ेंगी कैसे? और यही वो पॉइंट है जिसे ज्यादातर लोग मिस कर देते हैं, क्योंकि रियल एस्टेट सिर्फ डिमांड पर नहीं चलता। ये एक मल्टी लेयर्ड गेम है जहां कॉस्ट, सप्लाई, पॉलिसी और साइकोलॉजी सब मिलकर कीमतें तय करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैक्टर है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट प्लस इन्फ्लेशन। आज अगर आप किसी भी बिल्डर से बात करेंगे तो वो आपको यही कहेगा कि घर बनाना पहले से बहुत महंगा हो चुका है। स्टील, सीमेंट, लेबर, फ्यूल सबकी लागत बढ़ चुकी है और ये सिर्फ परसेप्शन नहीं, डेटा भी यही कहता है। दोस्तों, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक एनर्जी प्राइसेस और रॉ मटेरियल कॉस्ट में लगातार दबाव बना हुआ है, जिसके चलते ओवरऑल इन्फ्लेशन 2026 में करीब 4.5% के आसपास रहने का अनुमान है। अब इसका सीधा असर ये होता है कि बिल्डर्स के लिए सस्ता घर बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर वो कीमत कम करेंगे तो मार्जिन खत्म हो जाएगा। इसीलिए चाहे डिमांड कम हो या फिर ज़्यादा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन अपने आप प्राइसेस को ऊपर की तरफ धकेलता है। अब दूसरा फैक्टर आता है डेवलपर सेंटिमेंट, यानी बिल्डर्स खुद क्या सोच रहे हैं। सीआरई मैट्रिक्स के एक सर्वे रिपोर्ट के माने तो करीब 68% डेवलपर्स का मानना है कि 2026 में हाउसिंग प्राइसेस 5 से 10% तक बढ़ सकती है। और ये सिर्फ ओपिनियन नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी भी है। बिल्डर्स आजकल सप्लाई को कंट्रोल करते हैं, नए प्रोजेक्ट्स कम लॉन्च कर रहे हैं, इन्वेंट्री धीरे धीरे रिलीज कर रहे हैं ताकि मार्केट में ओवर सप्लाई ना हो और प्राइसेस स्टेबल या फिर ऊपर की तरफ रहें। यानी अगर डिमांड थोड़ी कमजोर भी हो तब भी कंट्रोल्ड सप्लाई के चलते प्राइसेस क्रैश होने से रोक दिया जाए। अब तीसरा फैक्टर जो आज के मार्केट को पूरी तरह से बदल चुका है, लग्जरी हाउसिंग बूम। पहले रियल एस्टेट मार्केट लार्जली मिडिल क्लास ड्रिवन थी, लेकिन पोस्ट कोविड सिनेरियो में एफ्लुएंट बायर्स यानी हाई इनकम ग्रुप्स ने मार्केट को डोमिनेट करना शुरू कर दिया। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के माने तो 2025 में भारत में हाउसिंग सेल्स का बड़ा हिस्सा प्रीमियम और लग्जरी सेगमेंट में आया और कुछ रिपोर्ट्स में ये शेयर 60% तक पहुंच गया। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि बिल्डर्स अब 50 से 70 लाख वाले घर बनाने के बजाय 1.5 से 3 करोड़ वाले फ्लैट्स पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब जब सप्लाई ही महंगे घरों की ज़्यादा होगी तो ओवरऑल एवरेज प्राइसेस नेचुरली ऊपर जाएंगे, भले ही अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट स्ट्रगल कर रहा हो। और यही वजह है कि आपको ग्राउंड पर ये अजीब सी सिचुएशन दिखती है। मिडिल क्लास खरीदार पीछे हट रहे हैं लेकिन ओवरऑल मार्केट प्राइस फिर भी बढ़ रहे हैं। इसके अलावा चौथा सबसे पावरफुल फैक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर इफेक्ट। भारत में रियल एस्टेट का सबसे बड़ा प्राइस ड्राइवर हमेशा से इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के इस अपडेट में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले ऐसे ही काम के अपडेट के साथ, तब तक देखते रहिए रिपोर्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया।